तो हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 6 क्लास चैप्टर नंबर 2 है ज्योग्राफी का। तो इसमें देखने वाले हैं ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। तो ग्लोब में जो अक्षांश रेखा होता है, इस तरह की रेखाओं को अक्षांश कहा जाता है, और देशांतर इस तरह लंबाई रेखा को देशांतर कहा जाता है। तो इसमें पढ़ने वाले हैं, स्टार्ट करते हैं। पिछले अध्ययन में आप पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है, यह उत्तर एवं दक्षिण ध्रुव पर थोड़ी चिपटी हुई है तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। हमारी जो पृथ्वी है उत्तर एवं दक्षिण ध्रुव पर थोड़ी चिपटी हुई है तथा बीच में जो उभरी हुई है, यही बताया गया है इसमें। आगे देखते हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कैसी दिखती है? इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानपूर्वक ग्लोब को देखिए। ग्लोब पृथ्वी की लघु रूपों में एक वास्तविक प्रतिरूप है। ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं। बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जा सकते हैं। पॉकेट में रखने योग्य छोटे ग्लोब तथा गुब्बारे जैसे ग्लोब जिनमें हवा भरी जा सकती है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जा सकता है। ग्लोब स्थिर नहीं होते हैं, इसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का पहिया लुट्ठी घुमाते हैं। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। जो पृथ्वी है उसमें किसी बिंदु पर करना कठिन है, किसी जगह पर, इसीलिए ग्लोब का निर्माण किया ताकि हम किसी जगह के बारे में जानकारी अच्छा ले सकें। यह प्रश्न उठता है कि इस प्रकार के किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है। इसके लिए हम कुछ बिंदुओं एवं रेखाओं को संदर्भ की आवश्यकता होती है। यह आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है, जिसे अक्ष कहा जाता है। आप देखेंगे कि सुई जो है ये सुई जो यहाँ से गया है झुकी हुई अवस्था में, इस जगह पर, यहाँ पर इस अक्ष कहा जाता है। ग्लोब पर वे बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है उत्तर एवं दक्षिण ध्रुव है। जिस जगह पर सुई गुजरता है उसे उत्तर एवं दक्षिण ध्रुव है। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी के भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है। हमारा जो पृथ्वी है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है, ना कि पूर्व से पश्चिम। तो इस बात को याद रखिएगा। आगे देखते हैं। लेकिन यह याद रखने इन दोनों में एक अंतर है। पृथ्वी पर वास्तविक में ऐसा कोई सुई नहीं, पृथ्वी पर ये कोई सुई नहीं है, सिर्फ ग्लोब में ही बनाया गया ताकि वो अच्छा से घूम सके और समझ में आ सके। यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है। यह अपने रेखाओं पर चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है। काल्पनिक का मतलब हो गया वो ना सच्चा है, सिर्फ उसको बनाया गया है ग्लोब में। आगे देखते, एक अन्य काल्पनिक रेखा भी है। ग्लोब के 2 बराबर भागों में बांटती है। तो आगे देखते हैं कौन 2 बराबर भागों में बांटती है। इसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। पृथ्वी के 2 बराबर जो भागों में बांटती है, ये काल्पनिक रेखा है, ये सच्चा नहीं है, झूठा माना गया है। ये सिर्फ बनावटी के लिए, इस समझ में आने के लिए लोगों के लिए बनाया गया है। इसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। 2 भागों में इसको काटता है, इसे विषुवत वृत्त कहा जाता है।
पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिण गोलार्ध कहा जाता है। पृथ्वी के उत्तर के भाग इधर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध एवं इधर भाग वाले को दक्षिण गोलार्ध कहा जाता है। यह दोनों बराबर आधे भागों में होते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त एक ही काल्पनिक वृत्त बनाते हैं एवं पृथ्वी विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। ये जो है ये अक्षांश है जो दो विषुवत वृत्त दोनों जगहों के बिंदुओं को बताने के लिए वो अच्छा माना गया है, अच्छा है। विषुवत वृत्त से ध्रुव तक की स्थिति सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश समांतर रेखा कहा जाता है। अक्षांशों को अंश में मापा जाता है। इस तरह के जितने भी है विषुवत वृत्त से लेकर इस तरह होते हैं, जितने भी है ये सब एक अक्षांश रेखा कहा जाता है। आगे देखते हैं। विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाता है। विषुवत वृत्त जो है यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, विषुवत वृत्त जो है यहाँ पर शून्य अक्ष को दर्शाता है। आगे देखते हैं। चूंकि विषुवत वृत्त दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है अतः इसका माप होगा 360 अंश 1/4। यानी जो पृथ्वी जो है वो 360 डिग्री में मापा जाता है और इसको 4 वर्गों में बांटा गया है। इसको जो है 4 वर्गों में बांटा गया है। पहले इस तरह के वर्गों में बांटा जाता है, उसके बाद इस तरह 90-90 करके बांटा गया। इसको 4 वर्गों में बांटा गया है और 4 वर्गों में बांट कर ये 360 डिग्री होता है। और उत्तरी अक्षांश उत्तर ध्रुव को दर्शाता है तथा 90 अक्ष को दक्षिण अक्षांश दक्षिण ध्रुव को बताता है। आगे देखते हैं। इस प्रकार के विषुवत वृत्त के ऊपरी उत्तर सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है तथा विषुवत वृत्त के दक्षिण स्थित सभी समांतर रेखाओं को दक्षिण अक्षांश कहा जाता है। हमारे जो है ये इधर जो जितने भी है उत्तरी अक्षांश कहा जाता है, इधर जितने भी नीचे आता है ये दक्षिण अक्षांश कहा जाता है। आगे देखते हैं। इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है। सामान्यतः इसे उत्तर यू या दक्षिण द अक्षर से व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राजील दक्षिण अमेरिका में बेलो होरिज़ोंटल दोनों एक ही अक्षांश पर 20 अंश पर स्थित है। दोनों जो है चंद्रपुर ब्राजील एवं दक्षिण अमेरिका में बेलो होरिज़ोंटल दोनों 20 अंश पर है, लेकिन इसका उत्तर अक्षांश एवं दक्षिण अक्षांश अलग अलग है, तो यही बताया गया। लेकिन चंद्रपुर विषुवत वृत्त 20 अंश उत्तर में है एवं होरिज़ोंटल विषुवत वृत्त 20 अंश दक्षिण में स्थित है, तो यही बताया गया इसमें। इसलिए हम कहते हैं कि चंद्रपुर 20 उत्तर अक्षांश पर है तथा बेलो होरिज़ोंटल 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर स्थित है। चित्र 2.2 में स्पष्ट जैसे हम विषुवत दूर जाते हैं अक्षांश आकार घट जाता है। आगे देखते हैं महत्वपूर्ण अक्षांश व समांतर रेखाएं। तो विषुवत वृत्त जो है 0 डिग्री पर काटता है और उत्तर ध्रुव 90 डिग्री तथा दक्षिण ध्रुव 90 डिग्री के अतिरिक्त चारों महत्वपूर्ण समांतर रेखा भी है।
आगे देखते हैं, नीचे दिया गया महत्वपूर्ण। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 डिग्री पकड़ता है और दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा 23.5 डिग्री पकड़ता है। उत्तरी गोलार्ध में जो यहाँ है ये कर्क रेखा ये 23.5 डिग्री काटता है और दक्षिण गोलार्ध में जो मकर रेखा ये 23.5 डिग्री काटता है, यही बताया गया इसमें। आगे देखते हैं, विषुवत 66.5 डिग्री उत्तर में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं विषुवत रेखा के 66.5 दक्षिण में दक्षिण ध्रुव वृत्त काटता है। तो आगे देखते हैं, पृथ्वी के ताप कटिबंधीय। तो पृथ्वी पर ताप कैसे क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांश पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होता है तथा इसे उष्णकटिबंधीय कहा जाता है। कर्क रेखा मकर रेखा के बीच जितने भी होते हैं वहाँ सूर्य के किरणें वहाँ ज़्यादा पड़ते हैं, इसके कारण से वहाँ उष्णकटिबंधीय ज़्यादा होते हैं। इस जगह पर यहाँ जो है इस जगह पर उष्णकटिबंधीय है क्योंकि यहाँ सूर्य की किरणें डायरेक्ट पड़ता है इसी पर, इसलिए इस जगह पर पड़ने के कारण पानी वाष्प ज़्यादा होते हैं और वो वाष्प बन के ज़्यादा पानी बरसाते हैं और बरसने के कारण पानी यहाँ पर पेड़ पौधे भी ज़्यादा होते हैं और लोग भी यहाँ काला होता है और यहाँ पेड़ पौधे ज़्यादा नदी झरना वगैरह होता है। आगे देखते हैं, कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच कर्क रेखा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है और ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती है। इसी प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुव वृत्त, दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र तापमान मध्य रहता है, इसलिए इन्हें शीतोष्णकटिबंधीय कहा जाता है। इस जगह पर जो है यहाँ जो है सूर्य की किरणें तिरछी पड़ता है, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा ना ही उष्णकटिबंधीय होता है, इसलिए इस जगह को शीतोष्णकटिबंधीय कहा जाता है। आगे देखते हैं, उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव और वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिण गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव वृत्त एवं दक्षिण ध्रुवों के बीच में क्षेत्र में ठंडा बहुत होती है क्योंकि यहाँ सूर्य के क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता, इसलिए यह शीतकटिबंधीय कहा जाता है। इस जगह पर जो है यहाँ सूर्य की किरण नहीं आ पाता, इसलिए इस जगह पर जो है शीतोष्णकटिबंधीय कहा जाता है। आगे देखते हैं हम लोग देशांतर क्या है, देशांतर के बारे में पढ़ेंगे। किसी स्थान के किसी स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश अतिरिक्त कुछ और जानकारियाँ की आवश्यकता भी होती है। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टांगो द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश पर 20 डिग्री पर दक्षिण पर स्थित है। उनकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता होगा कि उत्तर को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। इस संबंध रेखा को देशांतर या अमोत्तर कहते हैं। देशांतर जो
देशांतर जो होते हैं वो सीधे रेखा में होते हैं, इसे देशांतर कहा जाता है, तथा उनके बीच की दूरी देशांत अंश में मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। यह अर्धवृत्त है तथा इनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घट जाती है। इसकी दूरी जो है ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घट जाती है। ये जो ध्रुवी है ये यहाँ पर घट जाता है, इसका आगे पढ़ने वाले हैं, घट जाती है और शून्य हो जाती है और लास्ट में मिलने पर बिंदु पर शून्य हो जाता है, जहाँ देशांतरी या उत्तर आपस में मिलती है। अक्षांश समांतर रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरी आमयोत्तर की लंबाई समान होती है। इसकी लंबाई होती है वो समान होती है, इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्या में व्यक्त करना कठिन है। तब सभी देशों ने निश्चित किया कि ग्रीन्च, जहां ब्रिटिश के राज के वेधशाला स्थित है, से गुजरते हैं। ब्रिटिश के राज के वेधशाला स्थित से गुजरने वाली आमयोत्तर से पूर्व के पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाएगी। जो यहाँ जो प्रमुख आमयोत्तर है ये ग्रीच के वेधशाला से स्थित गुजरती है, यहीं से गिनती शुरू हो जाता है। पश्चिम से गिनती शुरू हो जाती, इसे आमयोत्तर का प्रमुख आमयोत्तर कहा जाता है। इसका मान शून्य देशांतर है तथा यह यहाँ से 180 डिग्री पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम तक की गणना करते हैं। ये जो पूरे जो ग्लोब है उस 360 डिग्री अंश पर मापते हैं और 180 डिग्री पूर्व पर 180 डिग्री पश्चिम हम लोग गिनती करते हैं, मानते हैं। आगे देखते हैं, प्रमुख आमयोत्तर 180 डिग्री आमयोत्तर मिलकर पृथ्वी के दो समान भागों में पूर्व गोलार्ध में एक पश्चिम गोलार्ध में विभक्त करते हैं। इसलिए इसे किसी स्थान के देशांतर आगे पूर्व के लिए अक्षांश पूर्व तथा पश्चिम के लिए अक्षांश पश्चिम उपयोग करते हैं। आगे जानेंगे, यह जानना रोचक होगा कि 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम आमयोत्तर एक ही रेखा स्थित है, एक ही रेखा जो स्थित है, लेकिन हम लोग 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री मानते हैं। अब ग्लोब अक्षांश समांतर रेखाओं एवं देशांतर आमयोत्तर द्वारा बनी ग्रिड को देखें। अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश एवं देशांतर का सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए असम में धुबरी 26 डिग्री उत्तर अक्षांश एवं 90 डिग्री पूर्व देशांत पर स्थित है। अब उस बिंदु को देखें जहां यह दोनों रेखा एक दूसरे को काटती है। यह बिंदु धुबरी की सही स्थिति होगा। इसके समझने के लिए कागज पर समान दूरी वाली क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखा खींचिए। ऊर्ध्वाधर रेखाओं की संख्या 1 3 4 तथा क्षैतिज रेखाओं को ख ग घ व अक्षर से व्यक्त करें। जिन बिंदुओं पर ऊर्ध्वाधर धारा एवं क्षैतिज रेखा एक दूसरे को काटती है वहां कुछ छोटे वृत्त खींचिए। इन छोटे वृत्त को य ब स द तथा व नाम से व्यक्त कीजिए। मान लीजिए कि ऊर्ध्वाधर रेखा पूर्वी देशांतर एवं क्षैतिज रेखा उत्तरी अक्षांश को व्यक्त करती है। इसको जो है
आगे समझेंगे। जो किसी भी जगह के संख्या जानकारी प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हम लोग को संख्या लेना पड़ेगा। संख्या जब लीजिएगा तब इसे लाइन खींचिएगा तो क ख लिखिएगा, तो जिस जगह पर हम लोग को पॉइंट करना है उस जगह पर घेर लेंगे। मान लीजिए यहाँ पॉइंट करना है, यहाँ, तो यहाँ घेर लेंगे। उसके बाद हम लोग जानकारी देंगे कि 1 डिग्री यहाँ पर है। तो इस तरह की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं हम लोग। लेकिन हम लोग को ये सब चिन्ह वगैरह नहीं रहेगा तो ग्लोब पर हम लोग कैसे ले लेंगे। इसलिए अक्षांश एवं देशांतर दिया है ताकि आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आगे पढ़ते हैं। अब देखेंगे कि वृत्त य ख उत्तरी अक्षांश 1 डिग्री पर पूर्व देशांत पर स्थित है, अन्य वृत्त स्थित ज्ञात करें। आगे देखते हैं देशांतर और समय। हम लोग समय का निर्धारण कैसे करते हैं तो इसके बारे में पढ़ेंगे। समय मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी व चंद्रमा व ग्रहों गति है। हमारे कोई भी समय को मापते हैं तो सूर्य, ग्रह और चंद्रमा से मापते हैं। किसी डेट के बारे में, वर्ष के बारे में, तो इसी से हम लोग करते हैं। हम लोग खुद का नहीं बनाते हैं कि हम लोग ऐसे बनाएंगे डेट, ऐसे समय। ये सब प्राकृतिक के द्वारा हम लोग बनाते हैं। तो आगे पढ़ते हैं। सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, अतः यह स्वाभाविक है कि पूरे विश्व में समय का निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है, जो दोपहर में सबसे छोटी एवं सूर्योदय तथा सूर्यास्त के सबसे लंबी होती है। जो दोपहर में सबसे छोटी परछाई जो होती है दोपहर में सबसे छोटी होती है, और सूर्यास्त के बाद जब शाम होने लगता है तब लंबी परछाई बनने लगता है। तो इसमें ये बताया गया है। आगे पढ़ते हैं। ग्रीनिच स्थित प्रमुख याम्योत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदुओं पर होगा उस समय का आमतौर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। जब किसी जगह पर सूर्य ऊपर होगा तब वहां दोपहर होते हैं। चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाता है, पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व चक्कर लगाता है, अर्थात वे स्थान जो ग्रीनिच के पूर्व में है वो ग्रीनिच के पूर्व, उनका समय ग्रीनिच के समय से आगे है होगा, तथा जो पश्चिम में है उनका समय पीछे होगा। समय के अंतर की दर की गणना निम्नलिखित विधि से की जा सकती है। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में एक अक्ष 360 डिग्री घूम जाती। पृथ्वी जो है 24 घंटा में 360 डिग्री घूम जाती है। आगे देखते हैं। अर्थात 1 घंटा में 15 डिग्री घूमता है एवं 4 मिनट में 1 डिग्री घूमता है। आगे देखते हैं। इस प्रकार जब ग्रीनिच में दोपहर 12 बजते हैं तब ग्रीनिच 15 डिग्री पूर्व समय होगा। देखिए इसमें जो है यहाँ बताया गया है, अर्थात 1 घंटा में 15 डिग्री घूम जाता है। तो अब 24 घंटा में कितना होगा, तो 24 घंटा में 360 डिग्री घूम जाता है, और 4 मिनट में जो है 1 डिग्री घूमता है। तो इसी से हम लोग समय निकालते हैं किस देश में कितना कौन सा समय है। तो यहाँ दिया गया है ग्रीनिच जो समय है दोपहर के 12 बजते हैं, तब ग्रीनिच में 15 डिग्री पूर्व में है और समय होगा। तो वहाँ 15 डिग्री पूरब में है, तो यार चार तो इससे 4 हम लोग गुना कर दीजिएगा तो 60 मिनट अर्थात हो जाएगा, क्योंकि उस 60 मिनट में 1 डिग्री घूम रहा है। तो 15 डिग्री है तो इसका हो जाएगा 60 मिनट। तो ये घंटा का समय आगे अर्थात वह दोपहर के 1 बजा होगा। लेकिन ग्रीनिच में 15 डिग्री पश्चिम
ग्रीचिंग समय में ये घंटा पीछे होगा, यानी वहाँ के सुबह के 11 बजे होंगे। अगर पश्चिम में है 15 डिग्री तो वहाँ के 11 बजे होंगे। अगर पूर्व में है 15 डिग्री तो वहाँ 1 बजे होंगे। इसी प्रकार ग्रीचिंग पर दोपहर 12 बजे होंगे और उसी समय 180 डिग्री मध्य रात्रि होगी। किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदुओं पर होता है तो दोपहर में उस समय की घड़ी में 12 बजे होते हैं। जब सूर्य जो बिंदु होते हैं उच्च होते हैं तब 12 बजे होते हैं। घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय का उस स्थान का स्थानीय समय होगा। आप देख सकते हैं कि एक देशांतर एवं उत्तर पर सभी स्थान का स्थानीय समय समान होगी। हम लोग पढ़ने वाला है या हम मानक समय क्यों मानते हैं, तो इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो अलग अलग एवं उत्तर पर स्थित स्थानों को स्थानीय समय में अंतर होता है। तो अलग अलग देश में जो है ना, अलग अलग एवं उत्तर पर स्थित स्थानीय समय जो है होता है अलग अलग होता है। कहीं यहाँ के 12 बज रहा है तो कहीं दूसरा जगह 12 रात बज रहा होगा। तो ऐसे समय अलग अलग देश में अलग अलग होता है, क्योंकि पृथ्वी घूमते रहता है तो उसके किरण जिधर पड़ता है उधर वो दिन रहता है, जिधर नहीं पड़ता उधर रात रहता है। इसी कारण से होता है। तो आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। होता है उदाहरण के लिए बहुत से देशांतर से होकर गुजरने वाला रेलगाड़ियों के लिए समय के सारणी तैयार करना कठिन होगा। भारत में गुजरात, द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर है। गुजरात में द्वारका और असम में डिब्रूगढ़ जो हमारे भारत में ही समय का बहुत अंतर फर्क है, क्योंकि यहाँ जो है इधर जो है पहले सूरज उग जाता है, इधर बाद में सूरज उगता है। तो इस समय का बहुत अंतर होता है। आगे देखते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाला किसी आमूत्तर के स्थानीय समय को देश के मानक समय माना जाए। इस आमूत्तर रेखाओं के स्थानीय समय को पूरे देश के मानक समय माना जाता है। भारत में 22.5 डिग्री को मानक आमूत्तर माना गया है। भारत में जो है 22.5 डिग्री पर जो है यहाँ ये आमूत्तर समय माना गया है। इसे ही मानक आमूत्तर समय कहा जाता है। इस प्रकार आमूत्तर स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। इस भारतीय का मानक समय के नाम से जाना जाता है। इसे भारतीय मानक समय के नाम से जाना जाता है। करीब भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहता है। भोपाल जो है ना निकट के छोटे से नगर में रहता है। वह अपने मित्र आलोक से कहता है कि वे लोग आज रात्रि में नहीं सो पाएंगे। भारत एवं इंग्लैंड के बीच एवं क्रिकेट की मैच लंदन में 2 बजे अपराह्न में शुरू होगा, अर्थात भारत के समान अनुसार मैच शाम के 7 बजे 7:30 बजे शुरू होगा और देर रात्रि में समाप्त होगा। जो है इंग्लैंड में 2 बजे मैच चालू होगा, लेकिन भारत में ही है जो 7:30 बजे चालू होगा, क्योंकि यहाँ रात हो गया और वहाँ दिन है। क्योंकि पृथ्वी घूमते रहता है, जिधर भी किरण पड़ता है उधर दिन रहता है और देश बहुत दूर रहता है, इसलिए होता है ऐसा। इंग्लैंड के बीच समय में अंतर क्यों होता है ये बताया गया है। भारत के ग्रीचिंग के पूर्व 82.5 डिग्री में स्थित है। ये यहाँ का समय ग्रीक समय से लगभग 5.5 घंटा आगे है, इसलिए लंदन में दोपहर 2 बजे होंगे, तब भारत में शाम 7:30 बजे होंगे। कुछ देश
देशों का देशांतर विस्तार अधिक होता है, जिसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाया गया। उदाहरण के लिए रूस में 11 मानक समय अपनाया गया है। पृथ्वी को एक घंटे वाला 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक क्षेत्रों में 15 डिग्री देशांतर तक क्षेत्र घेरता है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा वीडियो। तो आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।